हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्स प्रेप। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस समय जो भी सिम्बायोसिस एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर वेरी मच कंफ्यूज विद रिस्पेक्ट टू रिटन एबिलिटी टेस्ट। कहते हैं कि यार इस रिटन एबिलिटी टेस्ट में आफ्टर ऑल क्या पूछा जाता है। देखिए, आपके पास 30 to 45 मिनट्स होते हैं। 30 to 45 मिनट्स होते हैं और आपको अपने राइटिंग एबिलिटी का, एक कह सकते हैं कि जिसको आप कहते थे बचपन में ऐसे राइटिंग स्किल्स, उसका भरपल्ले आपको यहाँ पे कह सकते हैं एबिलिटी शो करना पड़ेगा, स्किल शो करना पड़ेगा। और काफ़ी इनोवेटिव तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी इनोवेटिव तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। यानी इनोवेटिव थिंकिंग और इनोवेटिव राइटिंग, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, रिटन एबिलिटी टेस्ट किसी भी तरीके से नॉलेज का टेस्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, यस, हम लोग हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको फैक्ट्स के साथ करेंगे। और फैक्ट्स जो होने चाहिए बहुत ही लाइट हार्टेड होने चाहिए। लाइट हार्टेड समझते हैं आप? बहुत स्ट्रिंजेंट डेटा सेट नहीं चाहिए यहाँ पे। अपने आप अपनी ऐसे को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए को काफ़ी हार्ड कोर डेटा का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। रादर अपना एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर रखिए कि आप किस लिए क्या सेंटिमेंट है। और जो आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी आपका जो एक्सप्रेशन है जो आप कहना चाहते हैं इस पर्टिकुलर अपने ऐसे में, वो किसी इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड हो, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड हो, या इंटरनेशनल लॉ या कन्वेंशन से रिलेटेड हो। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे अभी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यहाँ पे हम करेंगे, जहाँ पे मैं आपको लिखने का तरीका समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप अपना जो और आपकी पूरी प्रिपरेशन में ये जो 100 मार्क्स का स्लैट होता है उसमें आपका लगभग लगभग 20 मार्क्स जो है वो आपके रिटन एबिलिटी के ऊपर होता है। तो यू कैनॉट टेक दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी राइटली। ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि स्लैट में एमसीक्यूज में 50 मार्क्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले लोग यहाँ पे मात खा जाते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड होता है पीआई। तो पीआई और वैट दोनों अगर आपको क्लियर करना है तो आपका कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स पे जो नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन होता है तो इस तरह की इमेज आपको दे जाएंगे और कहेंगे कि इसमें आप आराम से 250 to 500 वर्ड्स तक में अपनी अपनी चीज़ को समझाने की कोशिश करिए। अब आप 250 शब्द में अगर ऐसे लिखेंगे तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसीलिए लार्जली अपने ऐसे को 300 to 500 वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखने में तो एक इमेज दिखाई देगी, दैट इट इज़ अ बर्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक केबल। ठीक है। अब जो नॉर्मल बच्चे से अगर ले मैन से पूछो, एक नॉर्मल माइंडसेट का जो बच्चा है वो ये बोलेगा कि यार नेचर वर्सेस ह्यूमंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेचर वर्सेस ह्यूमंस ये दिखाई दे रहा है कि यार राइट टू होम है, एक राइट टू होम है ऑफ बर्ड्स का, है ना। और दूसरी तरफ नेसेसिटी है मैनकाइंड की, नेसेसिटी ऑफ मैनकाइंड है। इस तरह के टॉपिक्स आपको बेसिकली समझ में आ रहे होंगे और आप इसी पे अपनी 350 से 550 वर्ड्स एक तरीके से अपनी मनोभावना को बताते हुए, अपने अंदर के सेंटिमेंट्स को बताते हुए आप लिख दोगे। और ऐसे पर्टिकुलर ऐसे में आपको आराम से 6 7 8 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने इस इमेज में ध्यान नहीं दिया कि अगर सिर्फ एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बताना था तो कोई भी दे सकते थे। ये पर्टिकुलरली बर्ड जो है ये इलेक्ट्रिक केबल पे क्यों बैठी हुई है? क्योंकि ये वल्चर है। कौन है? वल्चर है। और वल्चर की पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है? ड्विंडल हो रही है। वल्चर की पॉपुलेशन कम हो रही है। पर्टिकुलरली वल्चर के साथ साथ एक ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जीआई भी है राजस्थान की, वो भी बिजली के झटकों की वजह से इसकी भी पॉपुलेशन ड्विंडल हो रही है, बहुत कम हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेन किया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इन स्पीशीज़ को, इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक केबल्स जो ऊपर से जा रही हैं उनको अंडरग्राउंड करने का ऑर्डर हुआ है। इन केबल्स को, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का आदेश हुआ है। अब इसी में वल्चर की इंट्रोडक्शन में द बेस्ट लाइन दैट यू कैन स्टार्ट इज दैट इन एन इकोसिस्टम, for a species to survive within an ecosystem, it is important that each component of food chain finds its existence, is able to coexist, and is able to feed itself. Right? Each person in the food chain, each component in the food chain.
And along with that, you can also write the importance of vulture, that they are the natural scavengers, they keep the population limited, they try to remove away diseases by eating away the bodies, dead bodies, and flesh and waste matter, and all of this. So that is the way you will introduce. You will tell the importance of vultures. You will tell what is the importance of conservation of particular level hierarchy in a food chain, how ecosystem is related to this, and how the development right now with respect to sustainable development goals and all of that has to be ensured in such a manner that coexistence can be there of species of humankind, because obviously necessity of humankind is also important, electricity is important, and like that. So these are the aspects that should come into your mind rather than the conventional thought of putting it into that man versus wild wala debate. It's better that you think about the particular precisely about the subject of the image. The subject of the image is vulture. So you need to be able to identify vulture. All right, it's okay. You don't know much about Wildlife Protection Act, but then in that you can write down that avian species are protected by creating special bird sanctuaries under Wildlife Protection Act. So this is the kind of dynamics that you will have to apply in your written ability test to scale or to score better than others, because everybody would be able to put up some sort of decent standards in the MCQ wala portion. But what creates a huge difference is the way you are answering or presenting yourself in VAT and PI, because it is the 50% component. And I think Symbiosis has done a great job in augmenting all of these aspects while scrutinizing the candidate whether fit to pursue BA LLB in Symbiosis or not. So that's a great job. I must say that yes, students are able to solve a lot of MCQs, but they are very shitty with their expressions. They are very bad with common understanding and information and all of this. And I think that if you are following newspapers largely, whatever trend they will be putting before you, whatever question they will be putting before you will be able to sort it out in a manner that you will be able to relate it with your, you can say, current affairs, and you would be able to present it. Like, for example, this is the second statement that they can ask you to write on, because that is like representing a lot of international debate that we have, that we encounter as of now. World has enough for everyone's need and not for everyone's greed. What is your opinion with respect to the above statement? Now, the moment you hear this particular statement, you just need to remember that it is all talking about sustainable development goals. Sustainable development goals, and in that you will write again, you have to tell why human development is important. Along with this human development, you will put and explain the era of industrial revolution that had led to a lot of CO2 emissions. This particular CO2 emission is causing climate change. Climate change is causing a lot of disasters. And these disasters are man made disasters. And man made disasters are affecting wildlife, are affecting resources availability. And due to this, you can also try to express about the unplanned population explosion. And you can also use the recent United Nations ka report where World Population Prospect, it indicates that India is going to take up China. India has already taken over China with respect to population. How unchecked growth of population is putting a burden, a pressure on the availability of resources, their potential to provide for future generations. How you cannot cut away forest of Himalayas, Northeast and Western Ghats, and why you should not do that. Why a lot of unplanned urbanization in hilly areas had led to the Joshimat land subsistence. Joshimat land subsistence. Because these are the issues that you can also write, because Sikkim ka abhi recently glacial lake outburst flood hua. You can also write the situation with respect to northern Europe, where they are facing wildfires due to climate change. So world has enough for everyone's need, not for everyone's greed, because if you're going to exploit the resources, you can relate all of this and write a very beautiful linear essay from of 350 to 500 words. It's very smooth and very easy to do all of this. And these are the dynamics that you will add. Let's look at the another question that can come.
Now it will say that, okay, write your first impression with respect to the logo you see. The first impression with respect to logo that you see should not be, okay, this is the logo of United Nations. No, don't go like that. That would be a very naive and a very clear cut way to do it. You need to first understand it, I mean the abstract of it. So you will say, oh, this is map of a world, map of a world connected in a web, map of a world connected in some sort of a web, surrounded by olive leaves, which represents peace, harmony. And then you will write about how World War One and World War Two, World War One and World War Two changed the nature of human confrontation. Before World War One, the nature of human confrontation was largely motivated against the nature to prevent himself his survival from the nature. But then after World War One and World War Two, the human confrontation became an race, or you can say an expedition into energy security, an expedition into military advancement, an expedition into space exploration, and how this has created new areas, conflicting areas, how this has led to widespread divide, socio-economic divide, and how everybody who was born human had some rights but had no realization of it. How UDHR of 1948 helped shape the definition of human rights, and everything is associated to United Nations. Whatever is going on right now with respect to maritime security, climate change, environment, marine resources, conflict over sea, conservation, the High Seas Convention that you have seen, all of it can be put in a very beautiful manner, because this is the time, this is the way which will give, you can say, a sense to what you know. So I mean, besides having the artistic ability to express yourself, you also need to have a background of loads of information that you can connect like a web, like a hardwired web. So it should come like a flow, and this is the way you will express. So please remember that it is anything that you see here is not static, is current, is dynamic, can be propelled and guided by what you have seen, read, or understood in current affairs. So do not give up on current affairs, do not give up on newspapers. That's the beauty, that's the importance of reading newspapers or staying abreast with what is going on in internationally. Look at the another statement where you have tremendous amount of opportunities and you can say directions to work on. All those who wander are not lost. How do you feel about India's foreign policy? Now, first of all, this particular statement has to be broken into two components. The two components simply indicate that all those who wander are not lost, indicates that you need to tell them and explain that being lost why being lost is an opportunity, why being lost is an opportunity to find is an opportunity to find new direction, new roads, new direction, new roads that can lead to newer realizations, new discoveries, maybe an alternative or anything like that. Now, how do you feel about India's foreign policy? Why it has connected that particular matter, wandering with respect to Indian foreign policy? Well, you need to be a bit artistic in this particular aspect, because here you will connect that Prime Minister Narendra Modi has been taking a lot of foreign tours during the first session. Now, that foreign tour has led into, you can say, consolidation of the feeling of nationalism, a national identity,
a sense of devotion towards nation in Indian diaspora that is there. Indian diaspora is already very large in number, so it is also influencing the domestic politics of different countries. You can also write down the narrative, like how Rishi Sunak became a person of Indian origin is there, leading United Kingdom at one point of time. UK has now this whole thing might be seeming like very you can say poetic, but that's the way to express. All those who wander are not lost. Definitely, it is talking about that the country's foreign policy, India's foreign policy, has been shifting gears. At one side, it is with Israel. On the other side, it is against Hamas. On one side, it is with respect to anti-immigration, but on the other side, it is very much soft towards protecting refugees and all of that. So this is the way you will connect areas for into areas. Like इसमें और भी आप चीज़ें लिख सकते हैं कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ग्लोबल साउथ और दुनिया भर के डायनेमिक्स जो हैं पिछले 10 साल में फोर फ्रंट पे आ चुके हैं. डेवलपिंग कंट्रीज़, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, हाई इनकम कंट्रीज़ के अगेंस्ट बहुत बराबरी रूप से जा रही हैं. इस तरह के डायमेंशंस आप बिल्कुल बता सकते हैं. और याद रखिएगा, अपने आप को टॉपिक में सीमित रखना इज़ नॉट रिटेनेबिलिटी, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग आंसर्स, दैट ब्लडी आंसर्स ऑफ 11th 12th वाला आपका स्कूल का. यू हैव टू बी आर्टिस्टिक, बिकॉज आप एक तरीके से अपना एक्सप्रेशन जो है वो रख रहे हैं, अपने ओपिनियन आर्टिस्टिक तरीके से रख रहे हैं. जैसे आज के टाइम पे अगर इंटरनेशनल ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. इसी से रिलेटेड डी डॉलराइजेशन है. आपसे पूछ सकते हैं कि ये डी डॉलराइजेशन से आप क्या समझते हैं. क्या डी डॉलराइजेशन आज के टाइम पे इज़ इट अ नेसेसरी ईवल, इज़ इट अ नेसेसरी ईवल, ये भी पूछ सकते हैं आपसे. यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन अनसस्टेनेबल है विदाउट रीजनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी. जाहिर सी बात है, इनका दो ही जगह पे इशारा है, कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर. कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, जो सी रूट्स हैं, वो क्या हुए, डिसरप्ट हुए, जिससे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इकॉनमी ऑफ अ कंट्री पे. क्योंकि इकॉनमी ऑफ अ कंट्री जब सप्लाई चेन्स की बात करें तो वो डिपेंडेंट होती है इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, और एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स पे, एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स पे. इसमें जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, वो लार्जली गुड्स फूड सप्लायर हैं. वो फूड सप्लायर हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए. ट्रॉपिकल कंट्रीज़ आज लार्जली जो बेल्ट है वो इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी, साउथ चाइना सी और अरेबियन सी के चारों तरफ देखने को मिलती हैं. और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो रीजन है, ये कैसा हो चुका है, हॉस्टिलिटी से भरा हो चुका है. जहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, I2U2, आउकस, आयोरा, क्वाड, इस तरह के इनिशिएटिव्स अपने को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं. और ऐसे में इन कंट्रीज़ ने अलग अलग अपने जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए इनिशिएटिव्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया है. जैसे चाइना ने आरसेप बनाया, अमेरिका ने IPEF बनाया, फिर उसने CPTPP बनाया था, और उसके बाद इंडिया ने अपना एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया. इंडिया एशियान की तरफ देख रहा है. साफ्टा है, आप ये बता सकते हैं. फिर आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के इम्पोर्टेंस को बता सकते हैं. जैसे आप गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में बता सकते हैं कि ऑयल ट्रेड का चैम्पियन है. आप ओपेक के बारे में बता सकते हैं कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं. फिर उसके बाद आप इंडिया में ऑब्वियसली सार्क के बारे में बताएंगे, बिम्स्टेक के बारे में बताएंगे. आप इन सभी का इम्पोर्टेंस बताते हुए शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 जैसी ग्रुपिंग्स का भी इम्पोर्टेंस बताएंगे. लेकिन यहाँ पर रीजनल जो बात हो रही है सप्लाई चेन सिक्योरिटी की, वो एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहा है, वो इंटीग्रेटेड वेब ऑफ इकोनॉमीज की बात कर रहा है. तो रीजनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, सी लेन, रेल लिंक, रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए. फिर आप इसमें G20 से इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी डायमेंशन जो है वो खींच सकते हैं.
अगर आप चाहें तो, अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो, because you have to be very creative when it comes to written ability test. If you're going to just write down facts and just write down simple essays, it's not going to largely work. Because what is a good score out of 20? A good score out of 20 at max would be 12 to 13 marks. If you're able to fetch this much, I think it's exemplary. Because any answers getting above 13 14 marks is way beyond imagination. मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा. तो द बेस्ट वे आउट इज कीप राइटिंग. कैसे? आई टेल यू वन सिंपल वे. सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ों को करने के लिए अपने अपने इंटरेस्ट के एडिटोरियल्स को पढ़िए और उसको समराइज करिए. आप चुपचाप से एक पूरा पूरा एडिटोरियल पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको बंद कर दीजिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए और आपने क्या समझा उसको अपनी थोड़ी सी फ्लावरी इंग्लिश में, फ्लोरल इंग्लिश में समझाने की, लिखने की कोशिश करिए. एंड इसी तरीके से आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा. अगर आप लाइव सीखना चाहते हैं रिटन एबिलिटी टेस्ट के बारे में और आपको अपने आंसर्स और अपने एसेस का इवैल्यूएशन कराना है, अगर आपको अपने रिटन मटेरियल का इवैल्यूएशन कराना है, तो फील फ्री टू राइट टू मी. आई हैव प्रोवाइडेड माई टेलीग्राम चैनल t.me/hvt_clat. Kindly contact it from this telegram channel. Contact me and I will evaluate your write-ups. I will evaluate your write-ups and I will be able to guide you through this. So I hope you enjoyed this session. I'll see you guys in the next. I'll tell you how to prepare for PI in my next session.